बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वाक्य शोधन करा रही हूँ। अभ्यास कार्य चल रहा है कि कितने प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं और उन त्रुटियों का वाक्य शोधन कैसे किया जाता है। तो मैं उन त्रुटियों के का जो है वो नाम देते हुए कि कर्ता क्रिया लिंग वचन की त्रुटियां हैं या सर्वनाम की त्रुटियां हैं या अव्यय की त्रुटियां हैं, ये बताते हुए आपको अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य दोनों साथ साथ करा रही हूँ, ताकि उस अभ्यास से आप ये सीखें कि वाक्यों का शोधन कैसे किया जाता है। तो कल मैंने आपको कराया था विशेषण और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। आज मैं आपको करा रही हूँ नि संबंधी हो गई है, आज मैं कराऊंगी क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। तो क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ कराने चल रही हूँ, तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। हेडिंग डाल दीजिए क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। अब जैसे कि आपको क्रिया किस तरह से प्रयोग की जाती है इस बात का पता होना चाहिए। कभी कभी बहुवचन होता है और क्रिया एक वचन की लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में जो होता है वो क्रिया संबंधी अशुद्धि हो जाती है। या कहीं कहीं पर आदरार्थक बहुवचन होता है तो वहाँ पर क्रिया बहुवचन की लगती है, लेकिन वहाँ लोग एक वचन की लगा देते हैं कि किसी एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैं एक तरफ अशुद्ध वाक्य और दूसरी तरफ शुद्ध वाक्य लिखूंगी। तो इधर हो गया आपका अशुद्ध वाक्य और इधर कर देती हूँ शुद्ध वाक्य। तो मैंने आधा आधा ही लिखा है, आप इसको पूरा करके लिखिए अपने साथ साथ। और इसके साथ साथ लिखिए। पहला है इसके जैसे सीता सीता विलाप करके रोने लगी। अब देखिए, विलाप करना और रोना एक चीज है। अब हमें या तो सीता रोने लगी होना चाहिए या सीता विलाप करने लगी। विलाप करके रोने लगी तो ये अशुद्ध हो गया। अब हमको इसको शुद्ध करना है तो हम क्या लिखेंगे? सीता विलाप करने लगी। क्योंकि विलाप करना और रोना तो एक चीज है, तो हम दोनों नहीं लिख सकते। और फिर उसके बाद दूसरा वाक्य है लड़कियां खेलते फिरती हैं। वाक्य है लड़कियां खेलते फिरती हैं। लड़कियां खेलते फिरती हैं, तो होना क्या चाहिए? लड़कियां खेलती फिरती हैं। अब खेलते फिरती हैं ये अशुद्ध है। लड़कियां खेलती फिरती हैं। लड़कियां खेलती फिरती हैं। फिर तीसरा वाक्य है आपका स्वास्थ्य कैसी है? आपका स्वास्थ्य कैसी है? तो उसका हो जाएगा आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपका स्वास्थ्य
कैसा है। फिर हो गया, अगला देखिए, कल तुम्हारे पिताजी कल तुम्हारा पिता मिला था। होगा क्या, कल तुम्हारे पिताजी मिले थे। फिर देखिए, तो कहने का मतलब कि वाक्य की शुद्धिकरण उसके शब्दों के साथ, उसकी क्रिया के साथ, उसके हाव भाव के अनुसार। अब जैसे पिताजी सम्मानित व्यक्ति हैं, अब उस सम्मान के लिए मिला था शब्द का प्रयोग करना अनुचित है, तो मिले थे होना चाहिए। तो इसी तरीके से यद्यपि हम बोलचाल में इस चीज का ध्यान रखते हैं, तो इस चीज को हमें ध्यान में रख के चलना है। अगला वाक्य है, आपको यह पुस्तक अवश्य खरीदना चाहिए। आपको यह पुस्तक अवश्य खरीदना चाहिए। तो अब देखिए, आपको यह पुस्तक अवश्य खरीदना चाहिए। आपको यहां कैसे लिखना पड़ेगा, आपको यह पुस्तक अवश्य खरीदनी चाहिए। आपको यह पुस्तक अवश्य खरीदनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कैसे क्रिया का प्रयोग हो रहा है। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा आपको नीचे नहीं दिखेगा, तो आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर मैं ऊपर लिखूंगी। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट, मैं इसे रब करती हूँ। फिर देखिए अगला, पिता भजन कर रहा है। होगा क्या, पिताजी भजन कर रहे हैं। इसको कहते हैं आदरार्थक बहुवचन। आदरार्थक बहुवचन का तात्पर्य होता है कि जहाँ कहीं भी कोई आदर वाला व्यक्ति है, आपके पिता हो, माता हो, गुरु हो, देश के प्रधानमंत्री हो, आपके अध्यापक हो, आप उन स्थान पर किसी भी आदर वाले व्यक्ति के साथ एक वचन का प्रयोग नहीं किया जाता, वहाँ पर हम बहुवचन करते हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए मैं इसको भी लिख ही देती हूँ, जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है।
होना ये चाहिए कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तब यहाँ देखिए हमने आदर होने के कारण बहुवचन का प्रयोग किया, रहे हैं, बिंदी लगी है यहाँ पर और यहाँ नहीं है, तो ये अशुद्ध है। तो हमेशा आदरार्थक व्यक्ति के साथ बहुवचन का प्रयोग होता है। अगला है बीती बातों को भुला देनी चाहिए। होना क्या चाहिए? बीती बातों को भुला देना चाहिए। ये हुआ क्रिया संबंधी त्रुटियां कि आपको क्रिया कौन सी लगानी है इसका ज्ञान आपको हो। पत्र लड़की ने पढ़ी, होगा क्या? पत्र लड़की ने पढ़ा। अब ऐसा नहीं है कि लड़की है तो पढ़ने की प्रक्रिया जो है वो पढ़ी हो जाएगा। पत्र चूंकि यहाँ पर जो ये क्रिया का प्रयोग किया गया है पत्र के हिसाब से किया गया। पत्र रखा है, पत्र रखी है नहीं। चिट्ठी आई है, पत्र रखा है। देखिए अगर हम चिट्ठी बोलते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है, अगर हम पत्र बोलते हैं तो वो पुल्लिंग हो जाता है। तो क्रिया भी जो है वो पुल्लिंग के हिसाब से यहाँ पर पढ़ा होना चाहिए, न कि कर्ता के हिसाब से। तो क्रिया हमारी कर्म के अनुसार यहाँ पर जो है वो बदल रही है, इसलिए यहाँ पर हमको पढ़ा लगाना पड़ा। अगला वाक्य है आप जन्मदिन की दावत में आओ। आप जन्मदिन की दावत में आओ। होगा क्या? आप जन्मदिन की दावत में पधारें। अभी आओ नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये दावत के लिए आपको रिस्पेक्ट देनी है, सम्मान देना है, तो उसको निमंत्रण के आधार पे आपको शब्द का चयन करना पड़ेगा। तो आने के लिए ना कहकर, पधार ना कहकर आप पधारें। तो ऐसे आपको शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पर लगेगा कि कौन सी क्रिया का प्रयोग करना यहाँ उचित है और कौन सी का अनुचित है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब करूँगी, फिर मैं आपको सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ बताऊंगी। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूँ। चलिए अगली हेडिंग डालिए, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां।
सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। अब आपको इसमें ध्यान देना होगा कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां कैसे हैं, कि कहाँ पर सर्वनाम का कौन सा शब्द प्रयोग करना उचित है, कौन सा अनुचित है। तो ऐसी चीजों को आपको इसमें ध्यान देना होगा। तो पहला वाक्य मैं लिखती हूँ, हम हमारे घर जाएंगे। होना क्या चाहिए, हम अपने घर जाएंगे। हम अपने घर जाएंगे। तो हम हमारे के साथ नहीं लगेगा, हम अपना लगता है। हम हमारा नहीं होगा, हमें अपना। तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तुम तुम्हारे दोस्तों से बात करो। तुम तुम्हारे दोस्तों से बात करो। होना क्या चाहिए, तुम अपने दोस्तों से बात करो। तो ऐसे होगा, तुम के साथ भी हम के साथ भी अपने का प्रयोग होगा और तुम के साथ भी अपने। न तो हम के साथ हमारे का प्रयोग होना चाहिए, न तुम के साथ तुम्हारे का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये दोनों चीज आपको ध्यान में रख के चलना होगा। कौन पत्र लिखा है, कौन पत्र लिखा है, होगा क्या, पत्र किसने लिखा है। प्रायः हम बोल देते हैं, ऐसे बोलचाल में कहते हैं कौन पत्र लिखा है, मतलब हमारे कहने का मतलब होता है इस पत्र को किसने लिखा है। लेकिन हमारा यहाँ कौन लिखना उचित बोलने तक तो सीमित था, अगर लिखने की बात करेंगे तो ये अनुचित है। पत्र किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे स्थान पे कौन शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक तो बन रहा है लेकिन भाववाचक नहीं हो रहा, क्योंकि वो पत्र के हिसाब से उसका भाव नहीं दे रहा कि हाँ पत्र किसने लिखा है। तेरे को कहाँ जाना है। तुम्हें कहाँ जाना है। दूध में कौन पड़ा है।
दूध में क्या पड़ा है? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं बिल्कुल किनारे हो जा रही हूँ। फिर शब्दों की आवृत्ति संबंधी अशुद्धियाँ कराऊंगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं कराया जा सकता। 5-5 वाक्य करा रही हूँ, बाकी आप क्लास के दौरान करेंगे। चलिए इसको रफ करते हैं। अगला है शब्दों की आवृत्ति संबंधी अशुद्धियां। शब्दों की आवृत्ति संबंधी अशुद्धियां। चलिए शब्दों की आवृत्ति संबंधी अशुद्धियां करते हैं। देखिए, कई शब्दों की आवृत्ति संबंधी अशुद्धियां पहले आपको समझा दें कि कई बार ऐसा होता है कि एक शब्द हमने प्रयोग किया है और उसी शब्द को हम दोबारा दूसरे रूप में प्रयोग करके लिख देते हैं, जबकि वहाँ पर हमारा प्रयोग एक ही शब्द से हमारा काम चल सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, मात्र और केवल एक साथ लगा देते हैं, सिर्फ और केवल एक साथ लगा देते हैं। तो ऐसी जगहों पर हमारे एक शब्द से अगर काम चल रहा है तो हम दूसरा क्यों लगाएं, तो वाक्य की अशुद्धि का कारण बनता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पर मात्र उचित है अथवा केवल उचित है। तो इस तरीके से दो में से जो ज़्यादा शुद्ध है वो प्रयोग करेंगे, एक को नहीं करेंगे। तो दो शब्द एक समान शब्द को एक साथ प्रयोग नहीं किया जाता, उसी को कहते हैं शब्द की आवृत्ति संबंधी अशुद्धियाँ। चलिए इसको उदाहरण में लिख समझाते हैं आपको। देखिए, ये वह मात्र केवल दो दिन के लिए ही बनारस गया। अब यहाँ मात्र और केवल का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसकी जरूरत यहाँ केवल है ही नहीं। आप सीधे लिख सकते हैं वह मात्र 2 दिन के लिए बनारस गया। मात्र और केवल का कोई अर्थ नहीं है दोनों प्रयोग, लेकिन बोलचाल में लोग इसको करते हैं, लेकिन लेखन में ये त्रुटि है, इसको अशुद्धि मानते हैं। अब देखिए, सोहन विद्यालय से
वापस लौट आया। ये वाक्य प्रायः बोला जाता है, अधिकतर ऐसे शब्दों का प्रयोग बोलचाल में हुआ तो वापस लौट आए, वापस लौट आए। अब वापस आना और लौट आना तो एक ही चीज हुई, तो वापस लौट आए कहने का कोई मतलब ही नहीं, या तो वापस आए या तो लौट आए। लेकिन बोलचाल में इसका प्रयोग हम बहुत करते हैं कि वापस लौट आए, हम वहां तक गए, वहां से वापस लौट आए, वहां से वापस आए, वहां से लौट आए तो ठीक है, लेकिन वहां से वापस लौट आए दोनों का मतलब समान हो गया। तो इसी तरह की अशुद्धियां जो होती है इसको कहते हैं शब्दों की आवृत्ति संबंधी अशुद्धियां। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सोहन विद्यालय से लौट आया। या लौट आया लिख दीजिए या वापस आया, लेकिन लौटना और वापस आना दोनों को एक साथ नहीं लिखेंगे। आप वापस आया भी लिखेंगे तो ये सही होगा, लेकिन वापस लौट आया दोनों नहीं होगा, या वापस आया या लौट आया, तो दोनों में से एक करेंगे। तीसरा वाक्य लिखते हैं, ये गलती भी प्रायः लोगों से होती है, कृपया आप उसे बुलाने की कृपा करें। अब देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ हमने कृपया लगाया, यहाँ कृपा लगाया। आप उसे बुलाने की कृपा करें, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या तो कृपया आप उसे बुलाएं। तो इन दोनों की आवश्यकता एक साथ किसी एक वाक्य में होने की कोई मतलब नहीं है, ये व्याकरणिक अशुद्धि है, परंतु बोलचाल की अशुद्धि में इसको मान्यता नहीं दी जाती, तो इसको बोलचाल में इसी तरह से लिख दिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा कि आप उसे बुलाने की कृपा करें, यहाँ से कर दीजिए, आप उसे बुलाने की कृपा करें। दूसरे तरीके से इसको बना सकते थे, कृपया आप उसे बुलाएं, बस, तो ये नीचे का हट जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ये देखना है कौन से दो समान शब्द प्रयोग हो रहे हैं, और जो ज़्यादा उचित होगा उस शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे और दूसरे को यहाँ से हटा देंगे। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य लिखते हैं, जीवन में आने वाले कष्टों के भय से मत डरो। अब जीवन में आने वाले कष्टों के भय से मत डरो। अब यहाँ देखिए कई तरीके के शब्दों का प्रयोग हो गया है, होना क्या चाहिए, जीवन में आने वाले कष्टों से मत डरो। इसको आपको सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा कि जीवन में आने वाले कष्टों से, जीवन में आने वाले कष्टों से मत डरो, हो गया काम। ये देखिए, भय से मत डरो, कष्ट और भय, ये दो शब्दों का प्रयोग एक साथ की आवश्यकता नहीं है, भाव की अभिव्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको शब्दों की आवृत्ति तक की चीजें मैंने बता दी है।
अब पदक्रम संबंधी कुछ अशुद्धियां रह गई हैं, जिसको कि मैं अगले वाक्य में आपको बताऊंगी। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, वैसे मैंने पदक्रम संबंधी अशुद्धियां आपको बता दी हैं इससे पहले भी, थोड़ा सा मौखिक रूप से एक बार चर्चा करके याद दिला देती हूँ। ये करा चुकी हूँ आपको कि मोहन पक्का ईश्वर का भक्त है, तो मोहन पक्का ईश्वर का भक्त है, इसमें पदक्रम गलत है, ईश्वर का पक्का भक्त है। तो पदक्रम संबंधी अशुद्धियों में आपको होता है कौन सा शब्द पहले रखना है और कौन सा शब्द आपको बाद में रखना है। तो जब हम कहेंगे कि मोहन पक्का ईश्वर का भक्त है, तो हमें उसे पदक्रम बदलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा मोहन ईश्वर का पक्का भक्त है। दूसरा हो सकता है गर्म भैंस का दूध पीजिए, गर्म भैंस का दूध पीजिए में भी पदक्रम गलत है, भैंस का गर्म दूध पीजिए। तो पदक्रम की गलतियां और शब्दों की आवृत्तियों वाली गलतियां जो हैं वो बहुतायत आपको पूछी जाती हैं। तो आप इन दोनों का अभ्यास खूब करें और कक्षा कार्य में भी कुछ कराया जाएगा। तो यहीं पर आकर आपका अशुद्धि वाक्य शोधन जो है वो समाप्त हो गया है। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां मैंने पहले आपको इससे कराया था, इसलिए मैंने उसको मौखिक समझा दिया है और इसका आप अभ्यास करिए। आपके पास जो भी व्याकरण की पुस्तक हो उस पुस्तक से आप प्रतिदिन 10 वाक्यों को उतारिए और होमवर्क के रूप में करिए। तो आपका ये वाक्य शोधन जो है वो पूर्ण हो गया है। यहीं पर इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।